नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम रीट के फर्स्ट पेपर जो हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसके लिए आरबीएससी के बुक्स पर आधारित एक टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज में हम जो आरबीएससी की बुक्स हैं, जो आपके उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में हम बात किया करते हैं दोस्तों। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ जो आपकी रीट की परीक्षा में लाभदायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आरबीएससी की बुक्स पर आधारित है, हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की बुक्स पर आधारित है। तो चलिएगा टेस्ट को शुरू करें। और टेस्ट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करें टेस्ट को। और देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न तो वो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। परिवार किस प्रकार का समूह है? क्या आकस्मिक समूह है, औपचारिक समूह है, प्राथमिक समूह है, या फिर द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है? क्या है दोस्तों राइट आंसर? हमारा फटाफट से कमेंट करें। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 3, परिवार एक प्राथमिक समूह है दोस्तों। प्राथमिक समूह वो होते हैं जिसमें जो आपसी संबंध है बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं हुआ करती है दोस्तों। जब कुछ अजनबी व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समूह बना लें, तो यह जो समूह बनेगा ये किस प्रकार का समूह बनेगा? प्राथमिक बनेगा, आकस्मिक बनेगा, प्रयोजनात्मक बनेगा, या फिर एकांतिक बनेगा? क्या है दोस्तों राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2। इस प्रकार से जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो आकस्मिक समूह कहलाता है। निम्न में से कौन सी समूह निर्माण की अवस्था नहीं है? इनमें से समूह निर्माण की अवस्था, जब हम समूह का निर्माण करते हैं उसकी स्टेज आती है, उनमें से कौन सी स्टेज नहीं है? निष्पादन अवस्था, निर्माण अवस्था, सुषुप्त अवस्था, प्रतिमान अवस्था। क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3। कौन सी अवस्था नहीं होती है? सुषुप्त अवस्था है जो नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समूह निर्माण की वह अवस्था जिसमें समूह के नियम या मानक निर्धारित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी जब समूह का निर्माण हो रहा है उसके ऐसे स्टेज जहां पर हम नियम और मानकों को निर्धारित करते हैं, झंझावत अवस्था, निर्माण अवस्था, समापन अवस्था, या फिर प्रतिमान अवस्था, वो क्या कहलाती है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? प्रतिमान अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? ये अनुरूपता का, अनुपालन का, चाटुकारिता का, आज्ञा पालन का। अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, अनुपालन। किस तकनीक का उदाहरण है? अनुपालन तकनीक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक है, असामाजिक है, असभ्य है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर हमारा नंबर 1, मनुष्य एक कैसा प्राणी है दोस्तों? ये तो आप प्रारंभ से जानते ही हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वो नहीं रह सकता है। समूह की सदस्यता कैसी होती है? किसी समूह का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, दोनों ही है, कोई भी नहीं है? राइट आंसर हमारा ऐच्छिक होती है। किसी समूह के आप सदस्य बने या न बने, ऐसी सदस्यता जो है, इसकी सदस्यता जो है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है। इनमें से कौन सा कथन समूह की विशेषता को व्यक्त नहीं करता है? आराम से पढ़िएगा और
कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा यहाँ समूह की सदस्यता अनिवार्य होती है। अभी हमने ये देखा कि ये जो विशेषता नहीं है अनिवार्य नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, ऐच्छिक होती है। ये तो अभी हमने देखा ही है। कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता जो प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की लंबी अवधि, अवैयक्तिक संबंध। तो दोस्तों राइट आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा नंबर 4, अवैयक्तिक संबंध। ये प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है, शारीरिक समीपता होती है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। यहाँ पर अवैयक्तिक नहीं होते, व्यक्तिगत होते हैं। निम्न में से किन्हें एक समूह के अंतर्गत माना जाएगा? ये 4 ऑप्शन हैं, जैसे बस में बैठे यात्री हैं, किसी मेले में एकत्रित लोग हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, छुट्टी के बाद भागते हुए विद्यार्थी हैं। आप इन चारों में से कौन सी घटना को, कौन से लोगों का जो ग्रुप है उसे समूह के अंतर्गत रखेंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा, बिल्कुल आसान सा था प्रश्न, वो होगा नंबर 3, काम करने वाले मजदूर हैं, यही एक समूह के अंतर्गत माने जाएंगे। पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वाभाविक होता है और दूसरा प्राकृतिक, मानवीय, अंतर्वैयक्तिक या निर्मित। क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, एक स्वाभाविक होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा निर्मित होता है। कोई भी ध्वनि जो खींच या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करे और अप्रिय हो जाए वो क्या कहलाता है? कोई भी ऐसा साउंड जो खींच उत्पन्न करता है या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है और अप्रिय लगे क्या कहलाता है? शोर, चीख, प्रदूषण, आवाज। क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, शोर। कोई भी ध्वनि या खींच या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करे वो कहलाती है शोर। ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार जिसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है क्या कहलाता है? अपराध, घृणा, आक्रामकता या फिर झगड़ा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 3, आक्रामकता। क्या कहलाता है वो? आक्रामकता की श्रेणी में आता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ था? पर्यावरणीय मनोविज्ञान के विषय में हम पढ़ रहे हैं, इसका जन्म कब हुआ था? 1955 में, 60 में, 73 में या फिर 1970 में? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, पर्यावरणीय मनोविज्ञान का जन्म हुआ था 1960 में। वायु प्रदूषण जब होता है तो उससे सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? पेट, सिर, फेफड़ा, यकृत। तो दोस्तों राइट आंसर हमारे यहाँ है नंबर 3, फेफड़े के अंदर ही तो जाती है वायु, इसलिए यही प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। प्राणी के व्यवहार पर उसके वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी का जो व्यवहार है उसके ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? सामान्य मनोविज्ञान में, सामाजिक में, नैदानिक में या फिर पर्यावरणीय मनोविज्ञान में? राइट आंसर हमारा नंबर 4 होगा, पर्यावरणीय मनोविज्ञान होता है। कौन सा? पर्यावरणीय मनोविज्ञान। जल प्रदूषण से होने वाला रोग है पीलिया, एड्स, कैंसर, डायबिटीज। क्या है दोस्तों राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। जल प्रदूषण से होने वाला रोग है नंबर 1, पीलिया होता है जल प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, क्या हो सकता है ध्वनि प्रदूषण से?
दोस्तों साइकोलॉजी में दे रखे हैं इस प्रकार के टॉपिक, इस प्रकार के प्रश्न, लेकिन मैंने वो सभी प्रश्नों को, ये डायरेक्ट साइकोलॉजी का नहीं है लेकिन साइकोलॉजी की बुक में है, 12वीं की बुक से है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जो आपके किसी और विषय में यानी एसएसटी में भी पूछा जा सकता है तो भी हमने उसको यहाँ पे डाल लिया है ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। जो आपकी सिलेबस से कहीं से भी संबंधित है उन सभी तथ्यों की अपनी बात यहाँ कर रही है। तो राइट आंसर इसमें हमारा बिल्कुल बेशक क्या होना है, बहरापन हो सकता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी किस प्रदूषण से ज्यादा होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान शरीर को पहुंचाएगा, हमारे स्वास्थ्य को पहुंचाएगा, तो ऐसा प्रदूषण कौन सा है इन चारों में से? ध्वनि, मृदा, जल और वायु में से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण कौन सा है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसका हम सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं वो है नंबर 4। ये तो हमेशा चलता ही रहेगा ना, ये तो कभी बंद होना ही नहीं है। जल तो अपने इलाज भी हैं, जल छान सकते हैं, उबाल सकते हैं, लेकिन वायु का क्या करें दोस्तों? इसके कोई ज्यादा उपाय हमारे पास में नहीं है और इसका सेवन भी ज्यादा समय होता है, हर समय होता ही रहता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसकी शाखा है? पर्यावरणीय मनोविज्ञान जिसकी हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है, नैदानिक की है, दोनों की है या फिर किसी की भी नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1 व्यवहारिक मनोविज्ञान। पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसकी शाखा है? व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आक्रामकता क्या है इनमें से? आक्रामकता क्या है? व्यवहार है, आदत है, जरूरत है, प्रवृत्ति है? आक्रामकता क्या है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1 व्यवहार है। आक्रामकता किसकी है? व्यवहार में होती है। बेंडूरा या बांडूरा जिसको हम कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, बांडूरा, ये कौन थे? समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, मनोवैज्ञानिक या फिर राजनीतिज्ञ? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 3 बांडूरा एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे बांडूरा, है ना। सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसलिए गलती से भी समाजशास्त्री मत कर दीजिएगा। आक्रामकता का कारण क्या है? कुंठा, डर, दोनों या कोई भी नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 1 आक्रामकता का कारण है कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है किसके द्वारा? सीखने के जो अनुभव हैं उनकी व्याख्या शिक्षा के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा, संगठन या खेल मनोविज्ञान के द्वारा? क्या है दोस्तों राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। नंबर 1 शिक्षा के द्वारा जो है वो सीखने के अनुभवों की व्याख्या की जाती है। राइट आंसर हमारा यही होगा। आगे बढ़ें। संप्रेषण के पहलू हैं, इनमें से संप्रेषण के पहलू कौन सी हैं? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है नंबर 4 संप्रेषण के ये सभी पहलू हैं। खेल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है? इनमें से खेल मनोविज्ञान के पिता हम किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर हमारा नंबर 3 कोलमैन ग्रिफिथ जो थे, इन्हें खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। वृद्ध व्यक्तियों का मनोविज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं?
तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 3 जरा मनोविज्ञान, ये सही आंसर है। मनोविज्ञान सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या कहलाता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान या सैन्य मनोविज्ञान? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर हमारा नंबर 1 व्यवहारिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोचिकित्सक चिकित्सा के दौरान किन विधियों का प्रयोग करते हैं? मनोचिकित्सक चिकित्सा के दौरान किन विधियों का प्रयोग करते हैं? सामाजिक विधि, जैविक विधि, आर्थिक विधि, सांस्कृतिक विधि? क्या है दोस्तों राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करिएगा। राइट आंसर हमारा नंबर 2 जैविक विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? जैविक विधि। अगला हमारा प्रश्न है, अभियांत्रिक मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हमारा नंबर 3 मानव अभियांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्तियों के मध्य विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? शिक्षण, विचार, वाणी, संचार। व्यक्ति हैं उनके मध्य विचार और अनुभव को साझा करना, आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? राइट आंसर हमारा नंबर 4, इसे कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक भाषा किस संचार का अंश है? अशाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार, पार्श्विक संचार या फिर सकल संचार? शारीरिक भाषा किस संचार का अंश है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 1 अशाब्दिक संचार। इसमें कुछ शब्द बोले नहीं जाते हैं, शारीरिक हाव भाव से ही समझाया जाता है। निम्न में से किसने भाषा को सामाजिक परंपराओं का स्थान माना है? चोम्स्की, विंच, मैकडेविड, हरारी या फिर मैकडेविड? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 3 मैकडेविड और हरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा संचार अशाब्दिक है इनमें से? प्रोएक्सोमिक्स, काइनेसिक्स, पराभाषा, सभी? अशाब्दिक यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। राइट आंसर हमारा नंबर 4, ये सभी जो हैं अशाब्दिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की रुचि है किसको जानने में? मानव के स्वभाव को जानने में, मौसम के बारे में जानने में, संस्कृति को जानने में या फिर समाज को जानने में? मनोविज्ञान की रुचि किसमें है इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर हमारा नंबर 1 मानव का जो स्वभाव है उसका अध्ययन करता है, उसके बारे में जानने की इसकी रुचि है। कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? आनुवंशिकता से, प्रशिक्षण और अनुभव से, साक्षात्कार से या फिर परामर्श से? कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? जिसमें किसी काम को करने की कुशलता। राइट आंसर हमारा वो है नंबर 2, प्रशिक्षण और अनुभव से कौशल को अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षण करता सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का संप्रेषण करता है, परामर्श देता है? क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है नंबर 1, सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव संप्रेषण के घटक हैं कूट संकेत, श्रवण, भाषा, साक्षात्कार। मानव संप्रेषण के घटक हैं, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? राइट आंसर हमारा नंबर 1, कूट संकेत जो हैं जिनसे मानव संप्रेषण के घटक माने जाते हैं। प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक है
प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए क्या आवश्यक है? सक्षमता, अखंडता, व्यावसायिक उत्तरदायित्व या फिर उपरोक्त सभी? साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी का सही होगा। राइट आंसर हमारा नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सारे ही हैं जो प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक हैं। प्रभावी संप्रेषण की विकृति जो है, यानी प्रभावशाली संप्रेषण के बीच में जो बाधा आती है उसको कैसे कम कर सकते हैं? पर्यावरणीय शोर को नियंत्रित करके, अच्छी वेशभूषा पहनकर, मीठी बातें करके, चिकित्सा परक हस्तक्षेप करके। क्या है दोस्तों राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 1, पर्यावरणीय शोर को नियंत्रित करके। ये हमारा सही आंसर है। नियंत्रित निरीक्षण को कहते हैं व्यवस्थित निरीक्षण, अव्यवस्थित निरीक्षण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारे यहाँ है नंबर 1, व्यवस्थित निरीक्षण। नियंत्रित निरीक्षण को हम कहते हैं व्यवस्थित निरीक्षण। निरीक्षण व्यवहार के निरीक्षण के विश्लेषण के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? नीति का निर्माण, व्यवहार की व्याख्या, प्रस्तुत करना, कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, व्यवहार की व्याख्या की जाती है। निरीक्षण के बाद में क्या किया जाता है? व्यवहार की व्याख्या। निरीक्षण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इनमें से शामिल है, सॉरी, इनमें से शामिल है बताना है। क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, सभी। राइट आंसर हमारा नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाज मनोविज्ञान की कौन सी प्रकृति नहीं है? समाजीकरण, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता या फिर पद्धति? इनमें से क्या सही है दोस्तों? यानी कौन सी प्रकृति नहीं है समाज मनोविज्ञान की? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, समाजीकरण नहीं है। समाज मनोविज्ञान की प्रकृति वस्तुनिष्ठता है, प्रामाणिकता है, पद्धति है, ये सभी हैं, ये नहीं मानेंगे। नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? नियंत्रित परिस्थितियां, उसमें कोई अध्ययन किया जाए। व्यवस्थित शोध, अव्यवस्थित शोध, प्रयोग या फिर कोई भी नहीं। क्या है दोस्तों राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 3, उसे हम कहते हैं प्रयोग, जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्ययनकर्ता समूह के सदस्य के रूप में कार्य करता है। यानी जो अध्ययन कर रहा है वो समूह के सदस्य के रूप में ही कार्य करता है। तो उस अध्ययन को या उस प्रेक्षण को हम कहते हैं असहभागी, व्यवस्थित, अव्यवस्थित या सहभागी निरीक्षण विधि। क्या होगा राइट आंसर हमारा दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा सहभागी निरीक्षण विधि, नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वाचन अंग है, किसका है? संप्रेषण का, प्रश्नावली का, प्रेक्षण का, कोई भी नहीं। क्या है राइट आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, वाचन भी एक संप्रेषण का ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्रोत से सूचना की उत्पत्ति को कहते हैं सूचना, संप्रेषक, माध्यम, पुनर्निवेशन। राइट आंसर हमारा नंबर 2, संप्रेक्षक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? संप्रेक्षक। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न जो हमने रीट एसएसटी के कक्षा पर आधारित देखे। यानी रीट की सिलेबस के अंदर जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी, उसमें से आरबीएससी की बुक से संबंधित प्रश्नों की हमने बात की। हमने दोस्तों कक्षा 12 के सभी प्रश्नों को देख लिया है जो आपकी परीक्षा से संबंधित थे। इसके बाद में ये 12 के हो चुके हैं, 11 के अपने पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर
कुछ लगेगा कि कुछ प्रश्न ऐसे रह गए हैं जो आपको जानने चाहिए, तो उनकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने सारे क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे। मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, जो जरूरी प्रश्न थे वो आपको करवा दिए हैं। फिर भी कुछ बचेगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।